बेटी का कल मैं हाथ ऐसे फैला हुआ जो उस सीन को देखी ना, तो मेरे मेरी एक एक उंगलियां एक एक खून से लथपथ, उसके हाथ मुझे कल से जीने नहीं दे रहे। दर्द एक जख्म एक नहीं दो नहीं, सारा जिस्म हुआ छलनी। दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। कि ये बेटी बोल रही कब तक मुझे ऐसे टांगते रहोगे। मतलब मेरे मन में ये सवाल आया उसकी फोटो देखकर कि मुझे कब तक बैनर में इस तरह न्याय मांगने के लिए टांगते रहोगे। तो कुछ बात दोनों की छीना झपटी हुई और उसके बाद उसने उस कुदाल से उसके सिर पे वार कर दिया। और जब बेटी गिर गई तो उसको वो कुछ थोड़ी दूर घर की तरफ भागी जहाँ पर उसका चश्मा वगैरह मिला था, और बेटी की स्कूटी ले जाकर ऐसा लगाया था ताकि 2-3 तरफ से जो रोड से आ रहे हैं वो लोग ना देखें और इस दीवार और स्कूटी के आड़ में वो पड़ी पड़ी मर जाए। जिसने वारदात को अंजाम दिया था, जघन्य हत्या की थी, जिसने आपकी बेटी को दुनिया से छीना था, उसका क्या हुआ? मतलब आप लोग काफ़ी लड़ते रहे, 2 साल तक केस लड़े, 4 साल हो गया केस लड़ते लड़ते, अभी क्या स्टेटस है? वहाँ पर पूछा गया, हमने भी सवाल किया था वहाँ पर तो कि किस कंडीशन में उसको जमानत मिली, तो कहना था कि उसको परीक्षा देने के लिए जमानत मिली है और माइनर है। तो मेरा ये कहना है कि फास्ट ट्रैक बना निर्भया के बाद, तो फास्ट ट्रैक के हिसाब से सजा भी मिलनी चाहिए। खाली नेशनल लेवल के कांड की बेटियां नहीं है, उस तरह हर बेटी बेटी है और हर बेटी के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और पहली सजा तो मेरी है। आपने थंबनेल देखा होगा वीडियो के थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं जिस केस के बारे में आज बात करने वाला हूँ वो भिलाई की बेटी श्रृंखला यादव केस के बारे में है। 4 साल पहले जघन्य हत्या होती है श्रृंखला की, और उस हत्यारे को उम्र का लाभ मिल जाता है। यानी कि जिस दिन उसकी जो 18 साल की जो उम्र होने वाली थी वो महज 6 दिन बचे थे। यानी कि वारदात को अंजाम देने से पहले उसकी उम्र 17 साल कुछ दिन थे और 6 दिन बाद उसकी उम्र 18 साल हो जाती है। उस उम्र की जो सीमा थी, उस उम्र का जो फ़ायदा था उस आरोपी को मिलता है, और मिलने के बाद आज वो आरोपी बेखौफ घूम रहा है। लेकिन जिसने खोया वो भिलाई ने अपनी बेटी खोया, और ममता यादव और अवधेश यादव ने अपनी बेटी खोया, जो आज चौथी पुण्यतिथि सेलिब्रेट करने के लिए यानी कि मनाने के लिए इकट्ठा हुए, उसे मनाकर उसे याद कर रहे हैं। क्योंकि आज से 4 साल पहले अगर ये केस दिल्ली में होता, मुंबई में होता, तो शायद श्रृंखला को न्याय मिल गया होता। लेकिन भिलाई है, छत्तीसगढ़ का एक शहर है, ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं हो पाया, ज़्यादा उस पर बातें नहीं हो पाई, नेताओं ने अपने बयान नहीं दिए और नेताओं ने इसे मुद्दा नहीं समझा। शायद इसीलिए 4 साल बाद फिर से न्याय की मांग करने के लिए माँ बाप और ये लोग इकट्ठा हुए हैं। ज़्यादा कुछ बात करने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि जो शायद इस कहानी के नहीं जानते, इस बारे में कुछ घटना को नहीं जानते, रिकॉल करेंगे। ममता जी, 4 साल हो गए हैं, आज भी आप होर्डिंग लेके चल रही हैं कि हमें न्याय दो, हमें भी न्याय चाहिए। वो थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि हम उस पर फ्लैशबैक पे जाते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। बेटी 11th पास की थी और 13 जून को दोपहर 3 बजे ट्यूशन निकली थी, और कुछ ही दिनों से वो स्कूटी से निकली थी और कुछ ही दिनों से ऐसा कोई लड़का उसको फॉलो कर रहा था। तो वो घर के पास ही कॉलोनी में ही आकर लास्ट क्वार्टर के पास उसको रोका और अपनी गाड़ी आड़े लगा दिया था, और वहाँ पर उसके सर पे घर से कुदाल लेकर आया था। तो कुछ बात दोनों की छीना झपटी हुई और उसके बाद उसने उस कुदाल से उसके सिर पे वार कर दिया। और जब बेटी गिर गई तो उसको वो कुछ थोड़ी दूर घर की तरफ भागी जहाँ पर उसका चश्मा वगैरह मिला था, वहाँ से घसीटते हुए कम से कम 150-200 फीट उसको घसीट कर ले गया और एक घर के पीछे ले जाकर, उसी घर के पीछे जिस लास्ट क्वार्टर को के पीछे उसका इंतजार कर रहा था, उसी घर के पीछे ले जाकर उसको छुपा दिया। और बेटी की स्कूटी ले जाकर ऐसा लगाया था ताकि 2-3 तरफ से जो रोड से आ रहे हैं वो लोग ना देखें और इस दीवार और स्कूटी के आड़ में वो पड़ी पड़ी मर जाए। और उसने जैसा पीएम रिपोर्ट से जाहिर हुआ कि उसने छाती में और पसलियों में लात भी मारा था, जो हम लोगों को पीएम रिपोर्ट से पता चला। चोट के निशान, अंदरूनी चोट थी। 2 दिन बाद दम तोड़ दी। हाँ, वो यहाँ सेक्टर 9 से रामकृष्ण रेफर किया गया था, वहाँ वो 15 जून को कोमा में थी और उसने दम तोड़ दिया। जिसने वारदात को अंजाम दिया था, जघन्य हत्या की थी, जिसने आपकी बेटी को दुनिया से छीना था, उसका क्या हुआ? मतलब आप लोग काफ़ी लड़ते रहे, 2 साल तक केस लड़े, 4 साल हो गया केस लड़ते लड़ते, अभी क्या स्टेटस है?
उस लड़के को 4 महीने बाद जमानत दे दी गई थी। बाल संरक्षण गृह में रखा गया था और वहाँ से उसकी जमानत खारिज हो गई थी और उसके बाद सेशन कोर्ट में केस आने वाला था और आने के पहले ही, अभी केस आया ही नहीं था और आने के पहले ही उसको सेशन कोर्ट से जमानत दे दी गई थी और वह मात्र 6 दिन का नाबालिग था। 6 दिन कम थे, मतलब 18 साल पूरे होने में 6 दिन का नाबालिग था और उसके 6 दिन बचे थे। और जब वहाँ पर पूछा गया, हमने भी सवाल किया था वहाँ पर तो कि किस कंडीशन में उसको ज़मानत मिली, तो कहना था कि उसको परीक्षा देने के लिए ज़मानत मिली है और माइनर है। लेकिन एक सवाल इस सवाल का मुझे बहुत से अधिवक्ताओं ने जवाब भी दिया कि निर्भया कांड के बाद संशोधन हुआ है, 16 अबव वालों के लिए उसके क्राइम की कंडीशन देखकर सज़ा निर्धारित की गई है और जब सेशन कोर्ट में आया है तो उसको एडल्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ऐसा मुझे कुछ संपर्क करने से कुछ अधिवक्ताओं से मुझे ऐसा जानकारी मिली कि उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा जब सेशन कोर्ट में चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि फास्ट ट्रैक बना निर्भया के बाद, तो फास्ट ट्रैक के हिसाब से सज़ा भी मिलनी चाहिए। उस समय निर्भया के कांड में फास्ट ट्रैक नहीं बना था तो 7 साल लगे, लेकिन अभी फास्ट ट्रैक बनने के बाद फास्ट ट्रैक में चल रहा है ट्रायल। मेरी बेटी भी नाबालिग थी, पास्को लगा हुआ है, उसके बाद भी 4 साल हो चुके हैं और मैं तो हर बार बैनर उठाती हूँ और मैं उसकी जब फ़ोटो देखती हूँ तो आज ही मुझे लगा कि बेटी बोल रही कब तक मुझे ऐसे टांगते रहोगे। मतलब मेरे मन में ये सवाल आया उसकी फ़ोटो देखकर कि मुझे कब तक बैनर में इस तरह न्याय मांगने के लिए टांगते रहोगे। लोग सपोर्ट में तो आ रहे हैं, साथ में हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। हाँ, सपोर्ट में तो मुझे फर्स्ट डे से लोग मेरे साथ खड़े थे और पूरा भिलाई एकजुट था। वो कुछ दिनों का जो प्रदर्शन था पूरा भिलाई मेरे साथ खड़ा हुआ था और ये मेरे लिए गर्व की बात है। मतलब नेशनल जगह दिल्ली पे नहीं, बड़े शहर में। हाँ, और ये तो सही सच है कि निर्भया के उसमें मीडिया थी, नेता थे और वो नेशनल लेवल का कांड था। तो मैं ये गुजारिश भी करूंगी कि खाली नेशनल लेवल के कांड की बेटियां नहीं है, उस तरह हर बेटी बेटी है और हर बेटी के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और पहली सज़ा तो मेरी ये मांग है विशेष तौर से कि ऐसे हत्यारों के सबसे पहले हाथ काट दिए जाए। अपने आप इस तरह की हत्याएं कम हो जाएंगी। 1 से 4 उदाहरण मिलेंगे, अरे वो अपंग जा रहा है, इसके हत्या में हाथ कटे हुए हैं, लोग देख के और इस तरह के कृत्य करना बंद कर देंगे। आप लोग हाई कोर्ट वगैरह भी गए थे, वहाँ क्या स्टेटस रहा? हाई कोर्ट में अपील किए थे, वही मतलब बेल की जमानत के। तो कोरोना काल खारिज हो गया। शासन ने भी लगाया था, हमने भी अलग से लगाया था, दोनों खारिज हो गया। आप लड़की के पिता हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आपका दुख क्या होगा। दुख क्या, मेरी बेटी तो मेरे को इतना चाहती थी कि मैं ही जानता हूँ। ड्यूटी से आने के बाद मेरे साथ ही खेलती थी और बेटा मेरा जयपुर में था, बीटेक कर रहा था, तो वो अकेले थी। मतलब जब भी आता था मेरे साथ ही आके बैठती थी और ड्यूटी आने के बाद टाइम पास करती थी। कहीं जाती भी नहीं थी घर से, घर में ही रहती थी। और श्रृंखला होती तो कहाँ होती? मतलब वो बातें करती रही होगी कि मम्मी मैं बड़े होकर ये करूँगी, 12वीं के बाद ये करूँगी, कुछ शायद वो बहुत कुछ कर ले जाती। ये तो मुझे उम्मीद थी क्योंकि मेहनती बहुत थी, वो बहुत गंभीर थी और मेहनती थी, उतनी ही सोशल थी और बहुत कुछ कर ले जाती। मैं अब जब नहीं है तो मैं क्या बोलूं, लेकिन बहुत कुछ कर ले जाती। वो रनिंग करती थी, अपने स्कूल में मैराथन दौड़ती थी और उसकी मतलब एकेडमिक और अदर एक्टिविटी के काफ़ी प्राइज़ उसके अभी स्कूल में पड़े रहे और मुझे बाद में मैडम लोगों ने बोला कि मैं क्या ला के आपको वो प्राइज़ देती करके। तो काफ़ी कुछ कर ले जाती। मिश्रा जी, आप सीनियर नेता हैं, आपको मैं सुन पा रहा था, आप सिस्टम को भी कोस रहे थे कि सिस्टम ने जो इनके साथ में सही नहीं किया। अभी तक न्याय की जो उम्मीद है वो अभी भी उम्मीद ही बन के रही है। पूरी तरह व्यवस्था दोषी है, पूरी तरह व्यवस्था ही दोषी है। आम आदमी कहाँ कहाँ संघर्ष करेगा? अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना है उसको, समाज के लिए संघर्ष करना है उसको, और जब उसके संघर्ष की कोई कीमत ही नहीं होगी, हम व्यवस्था क्यों बनाते हैं? राज्य व्यवस्था क्यों बनी? प्रशासनिक व्यवस्था क्यों बनी? हम टैक्स क्यों देते हैं? किनके लिए कमाते हैं? इसलिए बनी ना कि आप राजनीति जो हमारी व्यवस्था है वो समाज के सारे अंगों का नियामक है, नियोजक।
उसको संतुलन बनाना है, बैलेंस करना है। आज अपराधी ही ग्लैमराइज हो रहे हैं। आप मीडिया में भी देखोगे ना, जितना अपराधियों के नाम छपते हैं, चर्चित होते हैं, जितना 420 करने वालों के नाम आते हैं, उतना हमारे कलाकारों के, खिलाड़ियों के और जो सही दिशा में काम करने वाले समाज सेवियों के नाम नहीं आते हैं। आप तो भिलाई को काफ़ी पहले से देख रहे हैं, लेकिन ये केस आपको कैसा लगता है? मतलब कि 4 साल हो गए, आरोपी अभी भी बेखौफ घूम रहा है। ये तो उनके माता पिता के संघर्ष को धन्यवाद देता हूँ कि इस केस को आप याद कर रहे हो। 4 साल ऐसे तमाम केस हैं जो सामने नहीं आ पाते, बहुत से केस हैं, और कितने केसों दर्द एक, जख्म एक नहीं, दो नहीं, सारा जिस्म हुआ छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। कितने केस का वर्णन किया जाए, कितनी घटनाएं बताई जाएं। कुल मिला के व्यवस्था ये है कि हमारी पुलिस व्यवस्था, सरकारी जो व्यवस्था है, इतनी पतनशील है, इतनी गिर चुकी है, इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, उससे न्याय की उम्मीद कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं, लेकिन इसमें बड़े शहरों में जब इस तरह के कांड होते हैं तो बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं। हमारा भिलाई मिनी इंडिया है। हमारे कुछ एक मामलों में लोग आए हैं, कुछ एक मामलों में, है ना, उसको स्वरूप दिया है। रोज दर्जनों मामले हो ऐसा रहे लगता है कि भिलाई के नेताओं ने इस केस में इंसाफ नहीं किया, वो साथ खड़े नजर नहीं आए। हैं। भिलाई में दुर्भाग्य है कि जन नेतृत्व तो कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। वोट दे के एमएलए एमपी बना देना अलग की बात है, लेकिन जनता का नेतृत्व कर पाना अलग की बात होती है। हम संगठित नहीं हो पाए। भिलाई कभी संगठित रूप से अपनी कोई बात दिखाया हो। HSCL के लोग संगठित थे। एक रिंकू कांड हुआ था, पूरा HSCL हम लोग तब तक सड़कों पर ही रहे जब तक बच्चे की लाश नहीं मिली और जब तक कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारी भी कमजोरी है, सबकी कमजोरी है, यूनियन प्रतिनिधियों की कमजोरी है, हर व्यक्ति की कमजोरी है। कहीं अगर जुड़ना भी चाहो तो आता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ये एक निराशा का वातावरण जो समाज में बना है, वो हमारी प्रशासनिक गिरावट के लिए है, कारण है, राजनीतिक गिरावट के कारण है। ये चिंता का विषय है। ठीक है, तो ये श्रृंखला यादव के माता पिता थे और कुछ लोग थे। मैं दिखाऊंगा वो मंच कहाँ पे। मैं भिलाई की बेटी हूँ, उस बैनर के साथ में आज उनका कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पे पुण्यतिथि मनाई गई और श्रृंखला फाउंडेशन नाम रखा गया है, जिसमें महिला सुरक्षा, बेटी सुरक्षा, सामाजिक उत्थान के हर पहलू को जागरूक करना, इस तरह के तमाम एक्टिविटी उनके माता पिता करते रहते हैं इस फाउंडेशन के माध्यम से। और वो बेटी जो अब इस दुनिया में नहीं है, 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। सिस्टम के लोग कितने जागरूक हैं और इस मामले में न्याय जो भी होगा हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। और पता नहीं, मैं हर बार इतनी हिम्मत से यहाँ पर खड़े होती थी, लेकिन आज मैं शुरू से रो ही रही हूँ। तो माता रानी के दरबार पर मैं खड़ी हूँ और माता रानी से विनती करती हूँ कि हे माँ, अगर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर मेरी बेटी को तू स्थान दे सके, अपने चरणों में झूला झूला सके, तो वो दे देना। क्योंकि मैं बेटी का कल मैं हाथ ऐसे फैला हुआ जो उस सीन को देखी ना, तो मेरी एक एक उंगलियां एक एक खून से लथपथ, उसके हाथ मुझे कल से जीने नहीं दे रहे। बोलते हैं उसने अपने सर को पकड़ा होगा, उसने अपने घाव को पकड़ा होगा, उसने अपनी पसलियों को पकड़ा होगा। कितनी तड़प तड़प के वो 1 घंटे उस स्थान पे खून बह गया था उसका, उसकी पसलियां टूट गई थी। जैसा कि अभी दिव्या मिश्रा जी ने कहा कि मैंने उनको एक ऑडियो भेजा था किसी मैसेज पे, तो वो ऑडियो वही था जो उसको छाती में वो लात मार रहा था साक्षी को। तो मेरी बेटी को भी ऐसा ही कुछ हुआ था, क्योंकि ना इंटरनल मैं बाहर देखी थी, उसकी छाती पे कोई वैसा नहीं, खरोच नहीं था, लेकिन इंटरनल जो पीएम रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट में घाव था अंदरूनी और ब्रेन में, और पसलियां टूट चुकी थी, आपस में टकराई थी। तो ये इससे पूरा साबित होता है कि उसने उसके छाती पे लात मारा था और उसको घसीट कर वहां ले जाकर पीछे छुपाया था। तो मैं बस माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे हे प्रभु मेरी बेटी को जो सुख यहाँ पर नहीं नसीब हुआ, मैं जो सुख यहाँ पे नहीं दे सकी, जो इस धरती पे वो सुख अपने पास देना, और कोई ऐसी जगह उसको स्थान देना कि जो मैं तो तड़प रही, लेकिन उसको लगे कि शायद मैं बहुत अच्छी जगह आ गई हूँ। बस मैं पहला तो मेरा यही है, क्योंकि 4 साल कि किस तरह से मैंने काटा है ये मैं जानती हूँ।
मेरा एक छोटा सा परिवार बचा है, मैंने अपने बेटे को कैसे संभाला है ये मैं जानती हूँ। हर दिन मेरा बेटा डिप्रेशन में हर 2-4 दिन में रहता था और मैं किस तरह अपना दर्द भूलकर उस बेटे के साथ खड़ी रहती थी, उसको ऐसे डांट के बोलती थी कि कुछ ज्यादा सोचना नहीं, सब ठीक होगा। और मैं किस तरह से मैं उसको हिम्मत दिलाती थी। आज वो नहीं है और बाहर था, आने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं एक पूजा कराती थी जो घर में शांति पाठ, तो वो उसके ना रहने के कारण नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे कहते हैं पिता नहीं करता है, भाई या चाचा करते हैं, तो वो नहीं हुआ। उसके लिए वो वहां से छटपटा रहा था कि कैसे नहीं करोगे आप लोग करके। मैंने बोला बेटा 3 साल हो गया, हम भोग उसके नाम से करवा रहे हैं, मतलब उस परिवार पे क्या बीतती है, उस भाई पे क्या बीतती है, ये मैं सबसे ज्यादा, मैं अपना दर्द भूल के अपने बेटे को संभालती हूँ, क्योंकि मेरे बाकी जीवन तो काटना है ना, मेरा तो कट गया, रो धो के कटेगा ही, लेकिन उसको तो जीना है, उसको तो अपना फ्यूचर देखना है। तो बाकी वो दर्द तो अनगिनत है, मुझे जीवन भर झेलना है और ये 4 साल में मैंने जो कोर्ट से लेके सब जगह झेला है वो मैं झेल ही रही। लेकिन सबसे पहली चीज जो बच्चों के दिमाग को अभी क्या हो रहा है कि बच्चों के लिए बच्चों के हर ख्वाहिश पूरी की जा रही, बच्चों को डांटा, गलत और सही नहीं समझाया जा रहा, जो चीज बच्चे डिमांड करते हैं वो पूरी करने की कोशिश की जा रही, और उसी का नतीजा है कि बच्चे ना नहीं सुनना चाहते, बच्चे बाहर भी ना नहीं सुनना चाहते, और जब बच्चे किसी के पीछे पड़ जाते हैं, ना कर उसकी मन की बात नहीं मानते हैं, तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूंगी कि कभी भी किसी पे जल्दी से विश्वास ना करें, किसी भी बच्चों को जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने कोई भी सहपाठी हो, आगे पीछे घूमने वाला कोई भी हो, उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो क्या लेके घूम रहा है और क्या लेके घूम रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या कर सकता है। और रही बात न्याय की, तो वो कोई भी कातिल हो, चाहे वो कम उम्र का हो या बालिग हो, वो कातिल तो कातिल है। वो हत्यारा का कोई धर्म ईमान नहीं होता, हत्यारा होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए और उसको उम्र कैद फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और ये इस तरह की हत्याएं क्यों हो रही है, इस तरह की हत्याओं का कारण यही है कि हत्यारों को सजा नहीं मिल पा रही। हत्यारों को सजा, सबसे पहली सजा तो पब्लिक को अगर मिले तो उसके दोनों हाथ काट दो। जिस हाथ से उसने ये काम किया है वो हाथ ही नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसे हत्यारों को तुरंत सजा मिलेगी तो इस तरह की हत्याएं बंद होगी। हमारे देश में हर दिन 80 हत्याएं हो रही हैं और 77 रेप हो रहे हैं, हर घंटे 3 रेप हो रहे हैं। तो इसके बाद एक सबसे बड़ी विडंबना अभी बेटियों के लिए ये हो गई है कि उसको लव जिहाद या अदर भी नाम दिया जा रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, बेटियों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, वो किस पर्सन ने कर रहा है उस पे ध्यान दिया जा रहा। बेटियों को न्याय चाहिए, कौन कर रहा है उससे मतलब नहीं है, बेटियों को न्याय चाहिए। बेटियां इस तरह हर दिन मर रही है, लेकिन वही हाईलाइट हो रहा है जो किसी अलग कौम का है। हत्यारे का कोई कौम नहीं होता, हत्यारा होता है। किसी भी धर्म या मजहब में बेटियों बहनों को हत्या या इस तरह के आपराधिक कृत्य करने का कोई भी कौम नहीं सिखाता। तो उसको डाइवर्ट करके बल्कि न्याय की कड़ी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, ये मेरा विशेष अनुरोध है। बेटियों पे से ध्यान हट गया है और कौन कर रहा है इस पे ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। तो मेरा तो पहला रिक्वेस्ट है कि जो भी अपराधी हो, अगर कोई कर रहा है इस तरह का, फोटो खींचते हैं, साइड में टहलते हैं, क्या 4 लोग मिलके उस पर अगर टूट पड़े तो वो काम नहीं रोकेगा या पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं। जिसके साथ हो रहा है वो जाने, और वो हम तो सेफ है, लेकिन किस तरह से सेफ रह सकते हैं, कोई भरोसा है कि कितने दिन आप अपनी बेटियों को छोड़ने जाएंगे। मुझे भी बोला गया कि ऐसे कैसे बेटियों को छोड़ दिए, बेटी को छोड़ दिए, ध्यान नहीं दिए। क्या 12th क्लास की बेटी को भी हम स्कूल कॉलेज तक छोड़ने जाते, और वो तो अभी अपने से जाना शुरू की थी और पीछा करा और मार दिया। उसकी क्या मानसिकता थी, और ऊपर से पकड़ में आने पर उसने कहा कि पट नहीं रही थी इसलिए मार दिया। तो ऐसे क्या बेटियों की इतनी गिरी हुई स्थिति हो गई है कि हर कोई पटाना चाहे और ना पटे तो बेटियों को मार दिया जाए। क्या हमारे देश की बेटियों की ऐसी औकात रह गई है? तो इस पे विचार
करना चाहिए, ये ना कि जैसा भी कुछ भी बना के उल जलूल आपके सामने पेश किया जा रहा है और आप उसको फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। उस पर विचार करिए कि वास्तव में ये सत्य है। मैंने जो सत्यता देखी है कोर्ट से, थाने से लेके आज 4 साल तक, वो कुछ और है। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है जब उल जलूल वीडियो अगर वायरल होते हैं तो उस पर सत्यता पर ध्यान दीजिए कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। वास्तविकता मैं कोर्ट में बहुत बुरी तरह से देखती हूँ और मैं वो सब चीजें बोलना नहीं चाहती क्योंकि मेरा केस अभी ट्रायल पे चल रहा है और ईश्वर करे मैं जीत हासिल करूंगी, मैं जीत हासिल करूंगी, ये पक्का है। लेकिन अभी मुझे देर से न्याय एक सजा है, न्याय भी देर से मिलना एक बहुत बड़ी सजा है। उस परिवार के लिए सजा है जो परिवार की बेटी जा चुकी है, उस गम में रात दिन डूबे हुए हैं और उसके बाद हम जब कोर्ट में दर दर भटकते हैं तो ये हमारे लिए डबल सजा है। हमारे लिए न्याय देर से मिलना यानी हमारे सबसे बड़ी सजा। मैं कितनी बार मैं धूप में भागते हुए जाती हूँ, कहाँ हो तो मैं कोर्ट में हूँ, मुझे तो जाना ही है। कभी मैं बड़ी ठंड में बारिश हो रही है, मैं भीगते हुए कोर्ट से चली आ रही हूँ। मैं किससे बोल सकती हूँ कि नहीं आज वो अपराधी तो नहीं आता है, अपराधी कोर्ट में नहीं आता, लेकिन मेरी तो बेटी थी, मुझे तो जाना है, चाहे आग पर से चाहे ओला पर से, मैं तो चाहती हूँ। और हर दिन हर ट्रायल देखती हूँ, एक भी ट्रायल मैंने नहीं छोड़ा। और इसलिए नहीं छोड़ा जब मैं इतने उससे लगी हुई हूँ, उसके बाद केस का ये हाल है तो मैं हर दिन सोचती हूँ कि हे भगवान, बाकी लोग जब उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होगा इस देश का। जब मेरे इतने लगे रहने के बाद ट्रायल, मैंने बहुत कुछ केस को इतने स्पीड करवाया है, तब अभी 4 साल हो गए। हम लोग वही बात करते हैं कि बहुत कुछ हम लोगों ने करवाया, तब 4 साल हो गए, हम लगे रहे। और ना अगर लगते तो क्या होता। तो निर्भया का जो कांड हुआ था उसमें 7 साल लग गए थे, मुझे भी 4 साल लग गए हैं। ईश्वर करे कि हो सकता है अगली पुण्यतिथि हमको इस तरह न्याय मांगते हुए ना मनाना पड़े, मेरी ये उम्मीद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है और हम ईश्वर करेगा तो मैं जीत भी पाऊंगी। ये मेरी मतलब मैं जिस तरह से उस कोर्ट के ट्रायल कर रही हूँ तो मुझे पता है कि हमारी जीत होगी। लेकिन ये एक बहुत गलत मैसेज है हमारे देश और समाज के लिए कि इतने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना हुआ है। निर्भया के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, तो फास्ट ट्रैक में हमारा केस चल रहा है, क्या नतीजा है उसका? बाद भी 4 साल लग चुके हैं। ये कि सुनने में आया कि 7 साल इसलिए लगे कि उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बना था। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के भी हमारे 4 साल हो चुके हैं और हमको अभी भी न्याय नहीं मिला है। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी कि जो मैं सोच रही थी गर्मी इतनी है, 4 साल में लोग अब बोर हो चुके हैं, मेरी वही बातें, वही हमारा रोना गाना, इतनी बेटियां तो मर रही हैं, शायद ही कोई आए, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति देखकर मुझे हौसला मिला है। मैं इस और अच्छे से इस केस में लड़ने के लिए हिम्मत जुटा पा रही हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार है कि जो आप लोग अपना कीमती समय यहाँ पर दिए और ईश्वर से यही कामना करिए कि किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो और इस बेटी को भी न्याय मिले।